Assalamu alaikum students, I hope you are very well. ओके तो आपके साथ लेक्चर्स शेयर किए हूँ मैं, आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। ठीक है, इसलिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए तो दिए जाते हैं कि चलो सम टाइम सम हाउ अगर ना अटेंड कर सके आप क्लास तो एटलीस्ट आप उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लें ताकि आप फिर ज़्यादा पीछे ना रह जाएं। तो नो इशू, मैंने उसके लिए आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर किया हुआ है जो पहले 2 मंथ्स का है। ठीक है, और उसके अंदर सारे लेक्चर्स हैं फर्स्ट 2 मंथ्स के, एक्सेप्ट डैशबोर्ड वाला लेक्चर वो मैं जैसे ही रिकॉर्ड होगा तो वो मैं फिर वहीं पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वो भी वहाँ पर मिल जाएगा लेक्चर। और जो लास्ट वाला लेक्चर है उसको भी मैं ऐड करता हूँ, देखते हैं फिर। ठीक है, सो हम अपनी फिर आगे स्टार्ट करते हैं मेथड। अब देखें, हम लोगों ने पाइथन के अंदर बहुत से मेथड्स ऐसे पढ़े हैं जो बाकी के टूल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, और मेनली काम जब इसकी लाइब्रेरीज पे आते हैं तो कुछ बैकएंड पुराना भी काम इसके अंदर हमारे पास शामिल होता है। हमने जो लास्ट क्लास में ग्रुप बाय का फंक्शन या मेथड पढ़ा था तो वो ग्रुप बाय सेम एग्जैक्ट हमारे पास एसक्यूएल के अंदर भी यूज़ होता है कि एक वक्त में हम अपने पूरे डेटा को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। एक टाइम पे हम एक भी ऑपरेशन विद एग्रीगेशन मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मल्टीपल्स भी कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे। अब आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पिवट या पाइवट टेबल्स क्या होते हैं पाइथन में। सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इनका एक्सेल वाला ही है, क्योंकि एक्सेल में हमने पाइवट टेबल का यूज़ किया था कि वो भी डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ग्रुप बाय में हमारे पास एक ऐसा मेथड आता है कि ग्रुप बाय में जो नल वैल्यूज़ होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन पिवट टेबल में यहाँ पर पाइथन में हमें हर तरह की वैल्यू मोस्टली डिस्प्ले होगी। सो स्क्रीन विजिबल है। Is my screen visible with all of you? ओके, सो यहाँ पर हमने अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया और मैंने अपनी फ़ाइल को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे पाइवट टेबल या पिवट टेबल भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। यहाँ पर टेम्परेरी डेटा का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी वेरिएबल नेम जिस तरह मैंने df_ कस्ट प्रोडक्ट और df लिखा है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पिवट टेबल में देखें, हम यहाँ पर df.pivot टेबल pivot_table, आप जैसे ही अपने पांडास लाइब्रेरी का कॉल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास df डॉट जैसे ही आप लिखेंगे तो फिर पिवट आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है ये इसके अंदर यूज़ होने वाला बिल्ट इन फंक्शन है, डिफाइन फंक्शन है। अब इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास जाती हैं, आर्ग्यूमेंट जाते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमें वो बता भी रहा है। वैल्यूज़ जा सकती हैं, यानी कि आउटपुट में जो मुझे वैल्यूज़ डिस्प्ले होनी चाहिए जिसके लिए मैं पिवट टेबल का यूज़ कर रहा हूँ पाइथन में, वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, हम उसमें कॉलम का नेम बताएंगे। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम सिंगल का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वैल्यूज़ इक्वल प्राइस, चूँकि सॉरी गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं तो उसने यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर दिया तो मैंने उसी को टैब प्रेस किया। लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसकी सजेशंस का मत यूज़ करना, पहले खुद आप उसको अपनी प्रैक्टिस के तौर पर बाय हैंड खुद लिखना। कोई एरर आ जाए तो आप यहीं पर जेमिनाई से हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद अपनी मदद आपके तहत करें। तो वैल्यूज़ में मैंने प्राइस दे दिया। अब किस डेटा में से ये प्राइस वाला कॉलम आना है तो वो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया है, df। इसलिए तो मैंने जैसे ही df डॉट लिखा तो चूंकि ये df वेरिएबल के अंदर मेरे पास जो डेटा सेट है वो मैंने पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए ही कॉल किया है, तो इसलिए जैसे ही मैं df डॉट लिखूंगा और p लिखूंगा तो पिवट टेबल की मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, पहला आर्ग्यूमेंट चला गया वैल्यू। सेकंड यूज़ होता है इंडेक्स। अब इंडेक्स
हम लोगों ने अपना इंडेक्स का कॉन्सेप्ट देखा है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम इंडेक्स दे सकते हैं कि मेरी इस वक्त इंडेक्स में तुमने 0 1 2 3 नहीं देना, बल्कि मुझे इंडेक्स में कैटेगरी दो। अच्छा, ये इंडेक्स हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है यहाँ पर लिखना, लेकिन चूंकि इंडेक्स में भी हमें पता चलेगा कि मेरे पास इस वक्त ये जो प्राइस आई हैं ये किस वजह से आई हैं, ये किस कैटेगरी की हैं, ये किस पर्सन की है, ये किस कॉलम की है, तो उसके लिए यहाँ पर फिर हम इंडेक्स लिखते हैं। थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम्स। ऊपर जो हमें कॉलम्स डिस्प्ले होंगे जिस तरह से हमें ग्रुप बाय में डिस्प्ले हुए थे, यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हमें प्राइस और डिस्काउंट ये कॉलम नेम हुए थे, इसी तरह पिवट टेबल के अंदर भी हम अपना कॉलम नेम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे जो कि मेरे पास सीजनैलिटी का आएगा, यानी समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, यही मेरे पास 4 क्या थे, सीजन्स थे। फिर आगे वो कह रहा है कि एग्रीगेशन फंक यानी AFFUNC यानी कि एग्रीगेशन फंक्शन आपने कौन सा इस वक्त इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने अभी फ़िलहाल एक ही लगाया है सम, अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मीन भी दे देता है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो अभी इतने ही, यही मोस्टली हम आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। अभी इसी आर्गुमेंट को हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ गई इंडेक्स के अंदर, और सीजनैलिटी ये मेरे पास कॉलम नेम्स आ गए हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और ये। अब जो मैंने बताया था कि हमारे पास पिवट टेबल में मोस्टली नल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक क्लॉथिंग है और क्लॉथिंग में ऑटम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मौजूद, तो उसकी जगह फिर वो मुझे कुछ ना तो कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। अभी चूंकि ये रिटेल स्टोर का हमारे पास डाटा है तो उसमें सारे हमारे पास कॉलम, सारी वैल्यूज़ मौजूद है, नल कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मुझे ओवरऑल आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर हमें क्या डिफरेंस जो है वो ग्रुप बाय और पिवट टेबल में नज़र आया है कि दोनों डाटा को तो समराइज़ कर ही रहे हैं, लेकिन पिवट टेबल के अंदर हम डिफरेंट आर्गुमेंट पास करते हैं, जबकि इंडेक्स या फिर वैल्यूज़ नाम का यहाँ पर या फिर कॉलम नाम का यहाँ पर हम कोई भी ऐसा आर्गुमेंट पास नहीं करते। और सेकंड कि पिवट टेबल में नल वैल्यूज़ को भी वो डिस्प्ले करवाता है, जबकि ग्रुप बाय में ऐसा नहीं था। सो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा टेबल एक लेते हैं DF, जिस तरह की यहाँ पर, जिसमें हमारे पास फिर कुछ नल वैल्यूज़ भी वो डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर DF डॉट पिवट, तो देखें यहाँ पर पिवट टेबल का ही हमने यूज़ करना है। अब सारे आर्गुमेंट मेरे पास यही जाएंगे, लेकिन बस यहाँ पर मैं अब मल्टीपल्स आर्गुमेंट्स पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स में इस वक्त कौन सी वैल्यू है, कैटेगरी, तो मैं इसमें भी 2 वैल्यूज़ ले आता हूँ। कैटेगरी के साथ मैं यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं। उसके बाद कॉलम में मेरे पास सीजनैलिटी है, तो यहाँ पर भी मैं 2 ले आता हूँ। सीजनैलिटी के साथ मैं यहाँ पर एक और कॉलम को इंक्लूड कर देता हूँ, जिस तरह यहाँ पर यहाँ पर चलें, ये वेदर कंडीशन हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेदर कंडीशन ले लिया, इसको हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर लेते हैं ताकि ज़रा रीड करना इजी रहे। ओके, प्राइस वाले कॉलम में भी मैं अब 2 प्राइजेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 7 कौन सी ले लेता हूँ, चलें इन्वेंट्री लेवल ले लेते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। और फंक्शन यहाँ पर मेरे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या दे रहा है, काउंट दे रहा है। तो चलें इसी को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो अब ये हमारे पास जो पिवट टेबल डिस्प्ले हुआ है ये मल्टीपल्स वैल्यूज़ में हुआ है। सबसे पहले मैंने इंडेक्स में एक वैल्यू ली थी जो कि थी कैटेगरी, अब मैंने उसी कैटेगरी के साथ रीजन ले लिया है।
कॉलम भी मेरे पास सबसे पहले एक ही था सीजनैलिटी का, लेकिन अब मैंने उसके साथ साथ वेदर कंडीशन का भी ले लिया है। तो स्प्रिंग जो हमारे पास सीज़न है उसके मुताबिक कितने रेनी हैं, कितने क्लाउडी हैं, कितने मेरे पास नो वाले एंट्रीज़ हैं रीजन ईस्ट के अंदर, रीजन नॉर्थ के अंदर, रीजन साउथ के अंदर, रीजन वेस्ट के अंदर, कैटेगरी क्लॉथिंग की, वो सारी यहाँ पर मेरे पास आउटपुट इनकी डिस्प्ले होंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे पास बहुत सी जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबकी यहाँ पर मेरे पास देखें वैल्यू काउंट करके ही उसने डिस्प्ले करवाई है। इतना पार्ट वो कह रहा है इन्वेंट्री लेवल का है। अब इसका मतलब है कि बीच में मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है बहुत से रिकॉर्ड्स यहाँ पर अभी मेरे पास मौजूद हैं। और ये वाला जितना भी पार्ट है ये सारे का सारा मेरे पास किसका आ रहा है, प्राइस को काउंट करके आ रहा है। यानी कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है कि क्लॉथिंग कैटेगरी में रीजन ईस्ट का स्प्रिंग सीजन के मुताबिक क्लाउडी में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो वो हैं 249। देखें ओवरऑल ये मेरे पास इतना बड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुका है। फिर सेम एग्जैक्ट क्लॉथिंग कैटेगरी के मुताबिक ईस्ट रीजन के मुताबिक सीजन स्प्रिंग के मुताबिक रेनी स्नो सनी के मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो वो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या है डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर समर के आ जाते हैं क्लॉथिंग, रेनिंग, स्नोइंग, फिर दोबारा से क्लाउडी आ गया, तो इसका मतलब है ये स्प्रिंग हो सकता है, ऑटम हो सकता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एक टाइम पे हम एक भी सिंगल पैरामीटर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, और एक टाइम के अंदर हम मल्टीपल्स यहाँ पर आर्गुमेंट प्लस पैरामीटर्स, यानी कि ये आर्गुमेंट इंडेक्स है तो इसकी वैल्यूज़ ये पैरामीटर्स है मेरे पास, वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर देखें उसने मुझे 20 रोज बता दी हैं और मेरे पास कॉलम्स कितने हैं, 32 कॉलम्स हैं। अच्छा, इसी का हम यूज़ करते हुए यहाँ पर हम सम का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, सम की अब वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। इन्वेंट्री भी है और यहाँ पर मेरे पास प्राइस वाला कॉलम भी है। अब यहाँ पर हम कॉलम और भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर एक और कॉलम है, दे देता हूँ डिस्काउंट का। और अब यहाँ पर मैं मल्टीपल्स फंक्शन देना चाह रहा हूँ, सिर्फ सम नहीं बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल्स फंक्शंस चलें। तो यहाँ पर भी हम फिर लिस्ट के फॉर्म में ही देंगे। जिस तरह पहले मैंने सम दे दिया, मैंने काउंट लिख दिया, साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिया मैक्सिमम। तो अब ये मेरे पास उसी के मुताबिक यहाँ पर देखें मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी देगा, मुझे मिनिमम वैल्यूज़ भी देगा, और मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल भी देगा। तो यहाँ पर देखें अब वो कह रहा है कि 20 रोज़ हैं, यानी कि ये टोटल अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 ये 20 हैं, और कॉलम्स कितने हो गए 144। इसका मतलब है उसने एग्रीगेशन फंक्शन के मुताबिक सम को पहले पकड़ा, हर एक इंडेक्स, हर एक कॉलम, हर एक उसकी वैल्यू के ऊपर सम को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसने काउंट को पकड़ा, दोबारा से उसने हर एक कैटेगरी की हर एक कॉलम में सीजनैलिटी और उसकी प्राइस वेदर कंडीशन के मुताबिक उसने क्या किया, प्राइजेस को काउंट किया है, और इसी तरह मैक्स के अकॉर्डिंग उसने वर्क किया है। तो पिवट टेबल इतना लंबा हमारे पास ये ग्रुप बाय का मेथड नहीं चलता जितना हमारे पास पिवट टेबल यूज़ होता है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पर अब एक ऐसी यहाँ पे वैल्यू देते हैं जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएं जो नल हों। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देते हैं प्राइस। सेकंड यहाँ पर एक और था कॉम्पिटिटर प्राइसिंग।
देन इंडेक्स, यहाँ पर हम ये भी मल्टीपल्स देंगे। चलिए यहाँ पर मैं डेट कॉलम के अकॉर्डिंग साथ में वर्क कर देता हूँ और रीजन दे देते हैं। नेक्स्ट कॉलम्स भी बताने हैं हमने। कॉलम्स के लिए हम कैटेगरी या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक ही बताता हूँ अभी, सम। तो इसमें मेरे पास ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ में प्राइस और कॉम्पिटिटर प्राइसिंग है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर प्राइसिंग ये आ गई है, कॉलम था वहाँ पर, और प्राइस ये है। फिर इंडेक्स में ये जो इंडेक्स आ रहे हैं, डेट और रीजन, हर एक डेट के मुताबिक कितने रीजन्स की एंट्रीज हुई हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर कॉलम, तो कॉलम नेम ये है, पहला कॉलम ये कैटेगरीज, और सेकंड कॉलम ये है मेरे पास सीजनैलिटी, और इसके ऊपर मैंने फंक्शन कौन सा इंप्लीमेंट किया है, जो प्राइस और कॉम्पिटिटर है, सम। अब यहाँ पर देखें ये एन एन आ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर एन एन शो हो रहा है, ये भी एन एन शो हो रहा है, एन एन शो हो रहा है। एन एन का मतलब है नॉट आ नंबर, तो नॉट आ नंबर कि इसमें मेरे पास कोई भी वैल्यूज़, इनकी कोई भी एंट्रीज नहीं थी मौजूद। ठीक है, तो ये एन एन यहाँ पर इसका मतलब है कि डेट 2022 फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट में रीजन ईस्ट के मुताबिक कैटेगरी क्लॉथिंग और सीज़न ऑटम की कंपटीटर प्राइसिंग नहीं थी, इसका रिकॉर्ड नहीं था मौजूद, इसलिए यहाँ पर एन ए एन शो हो रहा है। तो पिवट टेबल में ये एन ए एन भी शो होता है, ग्रुप बाय में नहीं होता। अब इसी एन ए एन को मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एन ए एन की जगह मुझे कोई और वैल्यू नज़र आए, जिससे देखकर बिल्कुल हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम एक और आर्गुमेंट पास करते हैं, डेट इज़ फिल अंडरस्कोर वैल्यू, दैट इज़ फिल अंडरस्कोर वैल्यू। अब इसकी जगह मैं कोई भी वैल्यू फिल करवा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। इसका मतलब है कि जहाँ पर नल वैल्यू होगी वहाँ पर ये मुझे अब 0 डिस्प्ले करवाएगा। तो ये देखें यहाँ पर 0 आ चुका है। कुछ भी यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल करैक्टर देना है तो वो आपने सिंगल या डबल कोट्स में देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर हाइफन देना है। तो आप जितने भी 0 यहाँ पे शो हो रहे हैं जो एन एन की जगह आए थे, वो अब यहाँ पर मुझे हाइफन नज़र आएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है कि ये हाइफन मुझे बता रहा है कि ठीक है यहाँ पर कोई भी एंट्रीज़ मेरे रिकॉर्ड के अंदर इनकी नहीं मौजूद। तो पिवट टेबल में हम वैल्यूज़ को भी क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिल कर सकते हैं। सो इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारे पास पिवट टेबल था कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग से लॉन्ग रिकॉर्ड्स हमारे पास चलते जाते हैं, लेकिन ग्रुप बाय में इतना हमारे पास नहीं ये यूज़ होता, और पिवट टेबल में सबसे ज़्यादा आर्गुमेंट्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इज़ दैट क्लियर। सो ये हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक यहाँ पर कॉन्केट मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर अगर हमने अपने रिकॉर्ड्स को क्या करना हो, अपडेट करना हो,
तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर मैंने अपने साथ में numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया है। numpy लाइब्रेरी को क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर एक मेरे पास ये एक मैं डिक्शनरी के अंदर डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन में। तो ये मेरे पास कीज़ हैं और उसकी मल्टीपल्स वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू, हर की फर्स्ट वैल्यू का ही एक रिकॉर्ड बनेगा। जिस तरह पहला रिकॉर्ड मेरे पास ये कॉलम नेम्स होते हैं कीज़, ये कीज़ जो हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास रिकॉर्ड्स बनते हैं। पहली वैल्यू अगर यहाँ पर L010 है तो उसका पूरा रिकॉर्ड ये लैपटॉप 45,000। और यहाँ पर डिस्काउंट के लिए मैंने यहाँ पर रैंडमली डेटा क्रिएट किया है डिस्काउंट के लिए, कि किसी को डिस्काउंट मिला है तो वो 10% मिला है, किसी को नहीं मिला तो वो 0 है। और यहाँ पर ये डेट्स को मैंने क्रिएट कर लिया। और डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करने के लिए pd.data_frame पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे डाटा, कि जो जिस डाटा को मुझे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है वो कहाँ से रिसोर्स मुझे मिल रहा है, तो वो वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पर पास कर दिया। सेम एग्जैक्ट ये भी मेरे पास कुछ अलग यहाँ पर डाटा और रिकॉर्ड्स मौजूद है। अब जो कॉन्केट का मेथड था वो मैंने आपको बताया था कि यूज़ होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स या फाइल्स के अंदर डेटा सिमिलर हो। सिमिलर से मुराद है कि कॉलम नेम्स दोनों के या दो से ज़्यादा फाइल्स के अंदर कॉलम नेम सेम होने चाहिए। तो फिर वो यहाँ पर रोज़ को क्या करता है, ऐड कर देता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये हम कॉन्केट का यहाँ पर इसी लिहाज से मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ df कॉन्केट इक्वल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे pd.concat का मेथड। सो यहाँ पर ये, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में फिर हम क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहले तो हम लिस्ट के अंदर pd.concat उसके पैरेंथेसिस में लिस्ट के अंदर हम अपने दोनों डाटा फ्रेम्स का नाम यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो डाटा फ्रेम का नेम था वो था df sale, और सेकंड वाला था मेरे पास df sale 2, ये मैंने नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं बताऊंगा कि कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग, बल्कि एक्सिस तो वो खुद ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि रो वाइज ही चलेगा, क्योंकि दोनों डाटा फ्रेम्स के अंदर मेरे पास कॉलम नेम सेम है। रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन चूंकि कॉलम नेम सेम है तो उसकी बेस पर मुझे दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड को मर्ज करना है। तो यहाँ पर हम मर्ज का मेथड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉन्केट का यूज़ करेंगे, कि जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा फाइल्स मौजूद हो जिनके अंदर सिमिलर कॉलम्स हों, फिर आप कॉन्केट का यहाँ पर मेथड यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपके पास डेटाज डिफरेंट है, उनके अंदर कॉलम्स डिफरेंट है लेकिन कोई एक कॉलम दोनों में सेम है, फिर आप वहाँ पर मर्ज या फिर एसक्यूएल बेस्ड जॉइंट्स का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ उसको ignore_index इक्वल ट्रू, क्योंकि आप देखो तो ये जो दोनों डाटा फ्रेम्स यहाँ पर मैंने रैंडमली क्रिएट किए हैं, दोनों के इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसका भी और इसका भी। अगर मैं यहाँ पर ignore_index ट्रू पास नहीं करूँगा तो हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कोलैप्स आ जाए, कोलैप कर जाइए, यहाँ पर एरर दे दे कि दोनों का इंडेक्स 0 है। अब मैं किसको पहले रखूँ, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अब जब दोनों के इंडेक्स मेरे पास 13 है, इसका मतलब है दोनों में मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स 14 है, 14 है। तो अब मेरे पास इसका यहाँ पर रिकॉर्ड कितने आ जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स 27 है, तो टोटल रिकॉर्ड्स ये कितने हुए, 28। यहाँ पर हम लेन का मेथड यूज़ करते हुए भी पास कर सकते हैं। तो ये उसने मुझे क्या कह दिया, 28 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर देखें पहला वाला डेटा फ्रेम, उसका रिकॉर्ड 0 है और क्या रिकॉर्ड है, L010 लैपटॉप 45,005। और कंकेट करने के बाद आप पहला रिकॉर्ड देखें तो सेम एग्जैक्ट वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर pd.concat की पैरेंथेसिस में
लिस्ट में मैंने जो पहला डेटा फ्रेम वेरिएबल नेम पास किया है उसी के सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। कॉमा के बाद मैंने सेकंड डेटा फ्रेम यहाँ पर सेल 2 का पास किया है, तो वो ये वाला है। अब आप इसका रिकॉर्ड देख लें। प्राइस क्या है 55,000, डिस्काउंट मिला है 6, यहाँ पर डिस्काउंट 5 था। तो आप यहाँ पर आकर रिकॉर्ड नंबर 14 को देख लें, तो आपके पास सेकंड वाले डेटा फ्रेम का रिकॉर्ड यहाँ से मर्ज हुआ है, मिल गया है, कॉन्केट हो गया है, मिला देना। तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्केट का मेथड यूज़ करते हैं। समझ आई है बात कि मर्ज और कॉन्केट में क्या डिफरेंस है? मर्ज तब यूज़ करते हैं जब एक एसक्यूएल बेस्ड जॉइंट्स का हमने इम्प्लीमेंट करना हो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डेटा सेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम ऐसा सिमिलर होता है जिसकी बेस पर, जिसके बिहाफ पर हम फिर इनर आउटर लेफ्ट ये जॉइंट्स इंप्लीमेंट करते। और कंकेट का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स मौजूद हो हमारे पास, या फाइल्स कह सकते हैं या रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, लेकिन उनके कॉलम सिमिलर हो, अंदर रिकॉर्ड्स चेंज हों, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? कंकेट का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट मूव करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने कोई नया कॉलम क्रिएट करना है अपने डेटा के अंदर, तो वो नया कॉलम किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। और उसी के साथ फिर हम देखते हैं कि अगर हमने क्लासिफिकेशंस करनी हो, क्लासिफिकेशन से मुराद है कि अगर हमने किसी एक कॉलम के बिहाफ पर कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी हो और उसी के बिहाफ पर हमने क्या करनी हो? आउटपुट डिस्प्ले करनी हो। जिस तरह हमने इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिस तरह हमने एक्सेल में इफ़ का यूज़ किया, किसी कॉलम के बिहाफ पर हमने क्या प्रिंट करवा दिया? एक्सेप्टेड, और अगर वो कंडीशन पे मीट ना करे तो हमने प्रिंट करवा दिया रिजेक्टेड। सेम इसी तरह पाइथन के अंदर हम एक मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि इफ एल्स हम तब यूज़ करते हैं डेटा सेट के अलावा की बात हो। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट मौजूद है, तो इफ एल्स क्या काम करता है, फिर यहाँ पर वो स्लो हो जाता है या कोलैप्स भी कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नमपाई के अंदर यूज़ होने वाला एक बहुत ही फेमस फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ किसी भी बिहाफ पर। यहाँ पर कॉलम, अच्छा, यहाँ पर df अंडरस्कोर, चलें यहाँ पर ये देखें मेरे पास उसने, मैंने यहाँ पर टोटल प्राइस निकालनी है। अब देखें ये कॉन्केट वाला डेटा फ्रेम, अब इसके अंदर मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग प्राइस क्या है। अब क्वांटिटी सोल्ड की कितनी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी में ये बिकी हैं, सेल हुई हैं, और किस प्राइस पे हुई है, तो वो हमें टोटल सेल, या हमें रेवेन्यू नहीं, फ़िलहाल यहाँ पर टोटल सेल कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर किसी को उसके मुताबिक डिस्काउंट भी मिला है, तो यहाँ पर हम कहेंगे टोटल सेल। तो उसके लिए मैंने जो डेटा फ्रेम है वो नाम पास करेंगे, और लिस्ट के अंदर हम नया कॉलम जो क्रिएट करना है वो पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर प्राइस न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड कर दिया। अब उसको जो वैल्यूज़ मुझे असाइन करनी है वो ये मेथड इम्प्लीमेंट होगा, df अंडरस्कोर कंकेट, क्योंकि इसी डाटा फ्रेम के अंदर मेरे पास ये क्वांटिटी सॉल्ट का कॉलम मौजूद है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है प्राइस वाले कॉलम के साथ। अब चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही प्राइस के अंदर 5 लैपटॉप सेल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ही मेरे पास 45,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल मेरे पास या टोटल प्राइस मेरे पास निकलेगी। तो उसके लिए ये नया कॉलम हमने एक छोटा सा क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या प्राइस आ गई, हर एक की उसकी क्वांटिटी सोल्ड के मुताबिक मेरे पास यहाँ पर प्राइस डिस्प्ले हुई है। So is it clear?
तो नया कॉलम अपने फाइल के अंदर पाइथन का यूज़ करते हुए हम लोग इजीली अपना नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम का नेम देंगे, उसके बाद टोटल प्राइस इक्वल क्या करेंगे, दोबारा से डेटा फ्रेम देंगे और वही डेटा फ्रेम हम यहाँ पर पास करेंगे जो जिसके अंदर हमने नया कॉलम बनाना है और जिसी के अंदर से हमने इन वैल्यूज़ को, इन कॉलम्स को उठाना है। तो वही यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम देना है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर डेटा फ्रेम नेम दे रहे हैं df_concat टोटल प्राइस इक्वल आप फिर दे दें df_सेल और यहाँ पर आप दे दें df_sale2, तो वहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आया है तो बता दें। अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है काइंडली पहले मुझे उसका तो आप जवाब दे दें। पिवट चार्ट भी हम इसी तरह से, जिस तरह आपने पिवट टेबल का इस्तेमाल किया है ना, आप फिर क्या करें, उसको एक वेरिएबल नेम असाइन कर दें। फिर उस वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग आप क्या है कोई भी चार्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, चार्ट्स विजुलाइजेशन के लेक्चर से रिलेटेड, अगर आपने मे बी लाइव क्लास ली हो। सो ओके, यहाँ पर अभी मेरे पास टोटल प्राइस निकली है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास डिस्काउंट भी है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डिस्काउंट भी है। तो अब क्या करना है, मुझे अपना यहाँ पर अब टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू कहते हैं कि डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद अपनी प्राइस में से क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास भी टोटल रेवेन्यू आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर, अच्छा, टोटल प्राइस नहीं, सो उसके लिए हम यहाँ पर देखें, उसने मुझे यहाँ पर, अब ये वाला जो मेथड है डिस्काउंट का वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास डिस्काउंट यहाँ पर विदाउट पॉइंटिंग वैल्यूज़ में दिया गया हो, फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 5 है, 7 है, 0 है, 2 है, पॉइंट में नहीं दिया गया, तो सिंपली फिर हम अपनी टोटल प्राइस में से डिस्काउंट को ऐसे ही माइनस कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट्स में दिया जाएगा तो फिर हम डिस्काउंट का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 माइनस और डिस्काउंट वाला कॉलम फिर हम यहाँ पर दे देते हैं जब हमें पॉइंट में डिस्काउंट दिया गया हो, फॉर एग्जांपल 0.05, तो इसका मतलब है कि 5% डिस्काउंट है। लेकिन अब डिस्काउंट मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर 680 है, तो उसको सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये रेवेन्यू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो इज़ इट क्लियर? अभी आगे लेबल का एक काम हमने करना है, जिसका मैंने आपको बताया था कि कैटेगरीज़ को हमने क्या करना हो, क्लासिफाइड करना हो।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास वैसे तो बहुत से उसके मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो मोस्टली मॉडर्न और हाईली यूज़ होता है, जो सिंपल भी है, जिसके लिए आपको ज़्यादा वो कोड को भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और एज अ बिगनर भी, तो वो मैं आपको यहाँ पर मेथड बता देता हूँ। हम लोग नमपाई के अंदर यूज़ होने वाला सेलेक्ट मेथड का वहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये वाला जो मेथड है डेटा लेबलिंग या फिर कैटेगोरिकल लेबलिंग्स बताना, ये हमारे पास डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ही लेकर चलता हूँ, इसी टेबल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि मेरे पास कितना रेवेन्यू आया है, सब प्राइजेस का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है उसी के मुताबिक मैं यहाँ पर चलता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है रेवेन्यू, ये है 16,19,994, और उससे भी ज़्यादा मेरे पास यहाँ पर 25 लाख का है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन सबसे पहले लगाता हूँ कि अगर मेरे पास रेवेन्यू 20 लाख से ज़्यादा का है तो उसकी जगह मुझे फिर एक नया कॉलम क्रिएट कर दो और लिख दो या प्रिंट कर दो कि वेरी हाई या फिर हाई या फिर गुड रेवेन्यू। ठीक है ना, जो भी आपने उस पर प्रिंट करवाना है हम वही यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेटा लेबल्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, कंडीशन नाम का ही एक वेरिएबल, कंडीशन नाम का ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब चूंकि मेरे पास मल्टीपल्स कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर 20 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू है तो उसकी जगह हाई आ जाना चाहिए। 20 लाख से लेकर 10 लाख कर लेते हैं या 9 लाख कर लेते हैं। अगर इसकी दरमियान में है तो फिर आ जाना चाहिए गुड। ठीक है ना, फिर एक और कंडीशन में यहाँ पर चलें एवरेज की बना लेता हूँ कि अगर मेरे पास बल्कि एवरेज नहीं, नॉर्मल कर लेते हैं कि अगर 9 लाख से 9 लाख से कम है तो फिर वहाँ पर नॉर्मल आ जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पर उससे पहले हम ज़रा एवरेज अगर रेवेन्यू को फाइंड आउट कर लें, DF, हाँ ये देखिए यहाँ पर एवरेज, तो एवरेज के लिए हम यहाँ पर मीन का यूज़ कर लेते हैं। तो देखें एवरेज कितनी है यहाँ पर 6,35,577 है। तो चलें हम अगर इतना भी एक कंडीशन ये भी रख लें कि अगर इतना किसी की आ गई है यहाँ पर या इससे अगर कम किसी का है रेवेन्यू निकला है तो फिर वहाँ पर मुझे एवरेज आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल मेथड हम जो यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर पहले मल्टीपल्स कंडीशंस बताऊँगा लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि जो नमपाई का मेथड सेलेक्ट यूज़ होता है उसमें हम कंडीशन आर्गुमेंट देते हैं, उसी के मुताबिक जो स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवानी होती है वो आर्गुमेंट देते हैं, तो इसलिए उसका मेथड np.select होता है। तो यहाँ पर मेरे पास पहली कंडीशन आएगी। अब चूंकि मल्टीपल्स कंडीशन है तो लिस्ट का यूज़ करेंगे, और लिस्ट के अंदर हर एक कंडीशन को मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में स्पेसिफाइड करूँगा। सबसे पहले डेटा फ्रेम का नेम लिखूंगा, किस डाटा के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ वो है df_concat, और उसके ऊपर किस कॉलम का यूज़ करते हुए मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो कॉलम हमने यहाँ पर अभी देखा है रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू बता दिया। अब पहली कंडीशन थी मेरी कि अगर मेरे पास ग्रेटर देन हुआ रेवेन्यू 21 लाख, चले यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और 21 लाख को मैं यहाँ पर फिर इक्वल भी कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ओके, ये मेरे पास यहाँ पर पहली कंडीशन लग गई। तो पहली कंडीशन मैंने अभी ये वाली यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दी। अभी मेरे पास आगे और भी कंडीशन है कि अगर किसी का 21 लाख से कम हुआ और 12 लाख कर लेते हैं, या फिर चलें 15 लाख कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी कंडीशन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैं ये नहीं बता रहा कि इसकी जगह पे क्या प्रिंट करवाना है। उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसके अंदर वो स्पेसिफाइड करूँगा। तो यहाँ पर देखें 21 लाख से अगर कम होगा और एंड ऑपरेटर
या फिर एंड बिटवाइज हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? यहाँ पर चलें चलें 15 लाख कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? अच्छा, एवरेज वैल्यू यहाँ पे थी, चलिए हम यहाँ पर भी 6 लाख कर लेते हैं। ओके, एग्जैक्टली, बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू, दोनों लाजमी ट्रू होनी चाहिए। तो समझ आ रही है अभी ये पूरा, जब मैं इम्प्लीमेंट करके आपको इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाऊंगा तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये फंक्शन और क्यों क्यों इन मेथड्स का हमने यूज़ किया है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं एक और अपना वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैंने कंडीशन का वेरिएबल, सबसे पहले कंडीशंस को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट या स्पेसिफाइड किया है। यहाँ पर अब मैं कर लेता हूँ कि मैंने जो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है, जो लेबल्स देने हैं, उनको मैं यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करूँगा या फिर स्पेसिफाइड, यानी बताऊँगा। ओके, और उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स नाम का ही मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं। यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 कंडीशंस हैं। अब इन चारों कंडीशन के मुताबिक ही यहाँ पर मैं लेबल स्पेसिफाइड करूँगा। पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी कि अगर मेरा रेवेन्यू 21,000 के बराबर या उससे ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है वो बहुत हाई है, यानी कि बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा हाई, या फिर वेरी हाई लिख देते हैं, या मॉडरेट लिख देते हैं, मॉडरेट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर चलें वेरी हाई लिख देता हूँ, यानी कि जौन जौन सी मेरी कंडीशन, जौन जौन सी रेवेन्यू की वैल्यू इस कंडीशन से मैच करती जाएगी उसकी जगह मेरे पास वेरी हाई लिखा हुआ आएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर 21,000 से कम हुआ और 15,000 के बराबर या उससे ज़्यादा हुआ, यानी इस रेंज के मुताबिक हुआ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई। और अगर मेरे पास यहाँ पर इस रेंज के दरमियान हुआ, 15,000 से कम और 15 लाख से कम और 6 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ गुड लिख देता हूँ या फिर एवरेज। गुड, और बल्कि यहाँ पर एवरेज लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया एवरेज। और इससे नीचे अगर इस वैल्यू के साथ मैच किया, 6 लाख से भी क्या हुआ, कम हुआ, तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल। बस जितनी मेरे पास यहाँ पर कंडीशंस हैं उतनी ही मैंने यहाँ पर क्या की हैं, स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड किया है। ये दो मेरे पास यहाँ पर कंडीशन प्लस स्टेटमेंट्स आ गई है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा नमपाई का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नमपाई का सिलेक्शन मेथड, सेलेक्ट मेथड है वैसे। अब उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेवेन्यू लेवल्स एक नया कॉलम बना दिया, क्योंकि हर मुझे नया कॉलम ही यहाँ पर चाहिए कि जो इस 22 लाख, बल्कि नहीं, हाँ 2,24,995। अब ये किस कंडीशन पे मेरे पास इम्प्लीमेंट होगा, कोई बताएगा? इसमें से मुझे किस कंडीशन पे 2,25,000 वाली इम्प्लीमेंट होगी? बिल्कुल लास्ट वाली,
यानी कि लास्ट वाली में क्या मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया कि अगर 6 लाख से कम हुआ। अच्छा, यहाँ पर हम एक और कंडीशन चलें इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या फिर चलें इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि लाख से ऊपर ऊपर तक हम क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि लाख से ऊपर ऊपर तक मेरे पास ठीक है नॉर्मल यहाँ पर है एक। और उसके बाद यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि अगर लाख से कम हुआ दे रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लो लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। मेथड का इम्प्लीमेंट मैंने किया है np.select, और इसकी पैरेंथेसिस में यहाँ पर चला गया मेरे पास कंडीशंस, जो ये कंडीशन इंप्लीमेंट की, क्योंकि सेलेक्ट मेथड क्या करेगा, हर एक रेवेन्यू वाले कॉलम में से हर एक वैल्यू को उठाएगा। जैसे पहली वैल्यू है 2,24,955, उसको इन कंडीशंस पे इंप्लीमेंट करेगा कि किस लेवल के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो रही है। पहली पे बिल्कुल भी नहीं स्पेसिफाइड हो रही कंडीशन, इस पे भी मीट नहीं कर रही, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, बल्कि इस पे कर रही है, इस वाली पे कर रही है, इससे पहली दो पे, इससे पहली तीन पे नहीं कर रही। चौथी कंडीशन मेरे पास यहाँ पे थी कि अगर 6 लाख से कम होगा और 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसकी जगह क्या प्रिंट करवाना है, नॉर्मल, क्योंकि चौथी कंडीशन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी कौन सी यूज़ होगी, चौथी वाली, तो नॉर्मल उसके आगे प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब क्या प्रिंट करवाना है कॉमा के बाद वो यहाँ पर मैं बताऊँगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट के आर्गुमेंट्स की बात करें, सो ये देखें, सेलेक्ट के अगर आर्गुमेंट की बात करें तो देखें पहली कंडीशन आनी चाहिए, उसके बाद चॉइस लिस्ट, यानी क्या मुझे उस कंडीशन के ट्रू होने पे प्रिंट करवाना है। और अगर फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली कंडीशन की कोई स्टेटमेंट नहीं भी देते तो फिर यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट इक्वल 0 कर सकते हैं। सो ओके, इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ। सो ओके, यहाँ पर मुझे क्या है, डिफ़ॉल्ट बताना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं उसको बता देता हूँ अननोन। तो ये देखिए पहली वाली की मैंने क्या बताई थी कंडीशन, क्या स्टेटमेंट होगी, नॉर्मल, क्योंकि वो 2 लाख वाली रेंज पे आ रही थी। तो चौथी कंडीशन ये थी, इसी के मुताबिक चौथी वाली स्टेटमेंट आएगी, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी नॉर्मल है। तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल आ गया। एवरेज वैल्यू जो 6 लाख से ज़्यादा की है, तो एवरेज हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन 6 लाख से ज़्यादा हो। अच्छा, अब यहाँ पर उस टाइम पे जो इफ़ एल्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन मीट भी तो कर सकती है अगर इस रेंज में आ रही हो। तो चूँकि वो 1 बाय 1 यहाँ पर कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। 1 बाय 1 कंडीशंस को चेक करने के बाद ही वो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। अगर कोई कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है 21 लाख के बराबर है या 21 लाख से ज़्यादा है तो वो पहली कंडीशन ही उसको मिल जाएगी। तो वहाँ पर फिर वो क्या प्रिंट कर देगा, वेरी हाई। तो यहाँ पर देखते हैं किसी का वेरी हाई हो, ये देखें वेरी हाई, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 लाख से भी ज़्यादा है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 25 लाख से ज़्यादा की आ रही है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे पास यहाँ पर यूज़ होता है डेटा को लेबल करने के लिए, हम np.select, जो बहुत सिंपल है, इजी है। बाकी अगर हम यहाँ पर इफ एल्स का एक तो यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर फिर ये numpy का मेथड हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, और जो यहाँ पर क्वेश्चन था पिवट चार्ट का, तो वो मैंने आपको बता दिया है, उसका आंसर मैंने दे दिया था उसी टाइम कि आप उसमें फिर पिवट टेबल का जहाँ पर हमने यूज़ किया है वहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम नहीं था डिस्प्ले करवाया। ठीक है, यानी उसको मैंने वेरिएबल असाइन नहीं था किया। तो आप यहाँ पर फिर वेरिएबल नेम असाइन कर लें, यानी आप डी एफ अंडरस्कोर
पाइवट इक्वल रखकर ये पूरी कंडीशन इम्प्लीमेंट करें और फिर उसी का आप चार्ट डिस्प्ले करवा दें, जो कि चार्ट का मैंने आपको बताया हुआ है कि वो मैं आपके साथ लेक्चर उसका एज आ जो एक मेकअप लेक्चर रहता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे इस लेबल का क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को बिना पढ़े ही मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ठीक है, इसका मतलब है ये पहला रिकॉर्ड का जो टोटल रेवेन्यू मुझे मिला है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, मेरी रेंज के मुताबिक नहीं है। तो जब भी हम डिसीजंस वगैरह लेते हैं तो फिर वहाँ पर हम ये लेबलिंग ज़रूर करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि ठीक है, मैंने जो एक रेंज एक लिमिट सेट की थी ये उस लिमिट के बाहर जा रहा है या उस लिमिट के कितने % अंदर है, तो वो इन कैटेगरीज़ की लेबलिंग से हमें पता चल जाता है। APIs के लिए हम यहाँ पर फिर उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं। पाइथन के अंदर अगर हमने कोई जो है वो किसी दूसरी वेबसाइट से अगर हमने डेटा भी लेना हो या फिर APIs का भी हमने यूज़ करना, तो उसके लिए हर एक हमारे पास पाइथन में लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं, तो उनका यूज़ करते हुए ही हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह हमारे पास रिक्वेस्ट यूज़ होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है APIs आप यूज़ ही तब करते हो जब आपने कहीं दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से आपने डाटा को गेट करना हो, तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हो। ओके, अगर आपकी वो रिक्वेस्ट वहाँ से एक्सेप्ट होगी, अगर वहाँ पर कुछ डाटा को गेट करने की हमें एक्सेप्शन होगी, तो फिर ही हमारे पास वो डाटा क्या है वहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। सो ओके, यहाँ तक किसी का कोई इशू कोई क्वेश्चन हो, बहुत इजी मेथड, पाइथन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पेशली जब लाइब्रेरीज़ पर वर्क करते हैं आपको फिर बाकी के टूल्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें एट द एंड मैं बता दूंगा कि जब आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करने का जो मेथड मैंने बताया था, इसी तरह एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है कि हमने काम वगैरह सारा परफॉर्म कर लिया, वो काम की हुई फाइल्स, वो काम किया हुआ डाटा एक फ़ाइल के फॉर्मेट में हमारे पास हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाए, तो वो भी मेथड हम यहाँ पर फिर देखेंगे, जो कि जब लास्ट डे इसका चलेगा तो फिर मैं उसमें आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में, अब टाइम ख़त्म होने वाला है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हुए भी पिवट चार्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। पिवट चार्ट बेसिकली कहते हैं जब हमने पिवट टेबल का यूज़ किया है तो उस वक्त जो चार्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं फिर उसको नाम हम पिवट चार्ट का दे देते हैं। अदरवाइज़ वो एक लेक्चर पूरा मेरे पास है, तो मैंने आपको बताया था क्योंकि अभी टाइम की ज़्यादा थोड़ी सी शॉर्टेज वगैरह, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो विजुअलाइजेशन वाला लेक्चर होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक तो 1 आवर के अंदर विजुअलाइजेशन जो है मे बी कंप्लीट ना भी हो पाए, क्योंकि उसमें डिफरेंट चार्ट्स है, हर चार्ट को किस टाइम कब कैसे यूज़ करना है वो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, हमारे पास हीट मैप है, हमारे पास पाई चार्ट है, हमारे पास लाइन चार्ट है, बॉक्स चार्ट है। तो ये लाइब्रेरीज़ मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का यूज़ करते हुए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इज़ इट क्लियर? सो ओके, आज हम लोगों ने यही मेथड्स यूज़ किए हैं कि किस तरह से हम पिवट टेबल को, और उसमें मैंने आपको ग्रुप बाय और पिवट टेबल में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आउटपुट। हमारे पास ग्रुप बाय में ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं जाते, जबकि पिवट टेबल्स में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स जा सकते हैं, एक वक्त में मल्टीपल्स एग्रीगेशन फंक्शंस भी जा सकते हैं। फिर पिवट टेबल में हमें वो नल वैल्यूज़ भी शो करवाता है, एन जिस तरह उसने शो करवाया था, तो उसकी जगह हम कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैल्यू भी फिल कर सकते हैं। तो ये पिवट टेबल का हमारे पास यहाँ पर पाइथन में यूजेज है। और उसी के साथ फिर हमने कनकेट मेथड भी देखा कैसे, और उसमें भी मैंने आपको कनकेट और मर्ज में आपको डिफरेंस बता दिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे डिफरेंस। और उसी के साथ फिर हमने नए कॉलम्स क्रिएट करने हो, उन पर कोई फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना हो, हमने वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी कंडीशंस के मुताबिक आप अपने उन कॉलम्स को क्रिएट करते हो, ठीक है। और जहाँ तक जब बात आ जाए कि हमारे पास इस तरह से प्राइजेज़ वाले या सैलरीज़ वाले हमारे पास कॉलम्स हैं, फीस वाले जिसके ऊपर कैलकुलेशन होनी है, तो उस पर हम ये सिंपली मेथड्स इंप्लीमेंट करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने कैटेगरीज़ की लेबलिंग करनी हो तो वो भी मैंने आपको बहुत सिंपल और ईजी टू
राइट करने वाला मैंने आपको मेथड बता दिया है। पहले आप कंडीशन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करें, उसमें अपनी सारी कंडीशंस को लिस्ट की फॉर्म में स्पेसिफाइड कर दें। फिर आप एक और, लाजमी नहीं है कि कंडीशन और स्टेटमेंट्स वाले ही आप वेरिएबल का नाम रखें, चूँकि ईजी टू यूज़ होना चाहिए और ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए वेरिएबल नेम, इसलिए आप यही वेरिएबल नेम रख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर आप np.select का, चूँकि ये numpy के अंदर यूज़ होने वाला मेथड है, तो इसलिए आप फिर उसके अंदर आर्गुमेंट पास करें। देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि चलें मेरे पास 5 कंडीशन है, उसके मुताबिक मैंने 5 जो स्टेटमेंट्स थी वो स्पेसिफाइड कर दिए, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा कि अगर कोई कंडीशन फॉर एग्जांपल इन कंडीशंस पे ना मीट कर रही हो तो आप मुझे फिर बता दें कि उसकी जगह मैं क्या लिखूं। तो मैंने वहाँ पे फिर भी बता दिया कि तुम लो ही लिख दो, तो वो फिर आउटपुट एग्जीक्यूट हो गई थी। तो आपको गूगल कोलैब का बताने का भी एक यही मकसद था कि कुछ कोड सजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी मदद आपके तहत कोड्स को राइट करें, डिफरेंट वे में कोड को लिखें। ठीक है, जो सजेस्ट कर रहे हैं वो भी कोड आप लिख लें, लेकिन उसको पहले पढ़ लें, उसको पहले समझें और उसके बाद फिर उसको रेस कर कर आप खुद लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप उस पर लॉजिक्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लॉजिक्स को बिल्ड करें। तो लॉजिक्स के लिए हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। क्लियर एवरीवन? ओके, सो हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मेथड्स को भी कवर करेंगे और फिर अपनी पांडास लाइब्रेरी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।